चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक आता है दैट इज़ उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र को हम अनधिमान वक्र या फिर तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और उदासीनता वक्र बनता कैसे हैं, इनकी इसका ग्राफ कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे और है, जैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर हो गया, घटती सीमांत दर हो गया, ये वो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जहां पर आप उदासीनता वक्र के अर्थ के बारे में जानेंगे, इसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है और एकदिष्ट अधिमान क्या चीज़ होता है, इन सब पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उदासीनता वक्र, जिसको हम तटस्थता वक्र या फिर अनधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखिए ना, ये एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट था उदासीनता वक्र का, ये कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे कि मैंने बताया था, इस कॉन्सेप्ट को दे रहे प्रोफेसर एलन एंड हिक्स ने, प्रोफेसर एलन एंड हिक्स। इन्होंने कहा था, इन्होंने प्रोफेसर मार्शल की जो थ्योरी थी गणनावाचक सिद्धांत, उसकी आलोचना करने के बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, उसको हम क्रम दे सकते हैं, इसलिए इसको जो है क्रमवाचक उपयोगिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने उदासीनता, तटस्थता या अनधिमान विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि जब भी हम किसी दो वस्तुओं की उपयोग करने की बात करते हैं, शर्त इतनी है दोनों में से किसी का भी उपयोग हमें जीरो नहीं करना है, हमें दोनों वस्तु का उपभोग करना है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन किसी को भी शून्य नहीं करना है। तो यहाँ पर दो वस्तुओं के ऐसे क्रम, ऐसे संयोग जो एक सीमित साधन या फिर जो उपलब्ध तकनीक के माध्यम से उपयोग होता है, उसमें कोई भी संयोग ले ले, उपभोक्ता के लिए सभी संयोग बराबर होता है, एक समान होता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी संयोग को चुन सकता है और सभी संयोग उपभोक्ता के लिए एक समान संतुष्टि वाला होता है, इसलिए इसको तटस्थता यानी कि समान संतुष्टि प्रदान करने वाला समसंतुष्टि वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का उपभोग करता है, अपने आय को दो वस्तुओं के ऊपर व्यय करता है, ऐसे में जितने भी संयोग बनते हैं सभी संयोग एक समान संतुष्टि देने वाला होता है और उपभोक्ता किसी भी विशेष संयोग के ऊपर जो है अपना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, कोई ये संयोग ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बुरा है, सभी समान होता है, यानी कि उदासीन रहता है। उसका रवैया हर एक संयोग के लिए उदासीन का मतलब होता है चलो जो है वो सही है, मामला ये है ना कि ये वाला है। तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी हुई वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता समान संतुष्टि की प्राप्ति करता है। मान लो उसके बाद जो आय है, उस आय के माध्यम से उसको दो वस्तु का उपभोग करना है, तो उसको पहला संयोग जो बनता है वस्तु ए का 10, इसका बनता है 2, दूसरा संयोग जो बनता है इसका 8, इसका बनता है 6, तीसरा संयोग बनता है इसका 5 बनता है, इसका 4, इसका जो है 10 बनता है। तो ये तीन संयोग है, ये तीनों संयोग उपभोक्ता के लिए समान रूप से संतुष्टि वाला होता है। बात यह है कि उसकी आवश्यकता कितनी है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी संयोग को चुन सकता है। फिलहाल वो जिसको चुनेगा संतुष्टि का स्तर उसका उतना ही होगा, एक समान होगा। तो एक समान संतुष्टि वक्र के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाले वक्र को तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता इसलिए क्योंकि वो किसी को भी चुन सकता है। उदासीनता वक्र पर अंकित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाली दो वस्तुओं की अनेक संयोगों को दर्शाते हैं, ठीक है। जबकि हमने जब उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताया था, वहाँ पर उत्पादन की ऐसी संभावना को दर्शाया जा रहा था जो उपलब्ध तकनीक और साधन के माध्यम से होता था, लेकिन यहाँ पर जो संयोग बनते हैं उपभोक्ता की समान संतुष्टि के संयोगों को बनाया जाता है, जो कि दो वस्तुओं के लिए होता है। हर हम सबको पता है कि अगर हमारे पास साधन सीमित होते हैं तो एक साथ एक समान रूप से दोनों वस्तुओं के उपभोग को ना बढ़ा सकते हैं और घटाना तो है नहीं, तो एक को बढ़ाएंगे तो एक को कम करना पड़ेगा। लेकिन संतुष्टि का स्तर जो होता है ना, जो मिलने वाली उपयोगिता का स्तर होता है, हर एक लेवल में बराबर होता है।
तो सभी संयोगों से एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता किसी विशेष संयोग के चुनाव में रुचि व्यक्त नहीं करता। वो किसी विशेष संयोग पर रुचि व्यक्त नहीं करता, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी को चुनता है। अर्थात उपभोक्ता हर एक संयोग के लिए तटस्थ होता है, वो किसी को भी चुन सकता है। इसी कारण से जब उपभोक्ता हर एक बिंदु पर, हर एक संयोग पर जो है समान संतुष्टि की प्राप्ति करता है, किसी भी विशेष संयोग को विशेष वरीयता नहीं देता है, तो इसी कारण से इसको समसंतुष्टि वक्र के नाम से भी जाना जाता है। समसंतुष्टि मतलब समान संतुष्टि को प्रदान करने वाला, समान संतुष्टि को दर्शाने वाले वक्र को। अब होता क्या है, जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का लगातार उपभोग करना चाहेगा और एक को बढ़ाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे की मात्रा को कम करना पड़ेगा कि दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। तो दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को जब हम एक तालिका के रूप में, एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से सारणी बन के तैयार होती है और उसे हम उदासीनता वक्र सूची के नाम से जानते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। जहाँ पर यह दर्शाया गया है कि दो वस्तु है, वस्तु x और वस्तु y। जब वस्तु x की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, वस्तु x की हर बार 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो हमने ये देखा कि वस्तु y की यूनिट कम करनी पड़ेगी, पहले 6, फिर 4, फिर 2। इस प्रकार से अलग अलग संयोग बन के तैयार होता है। जब इन सही संयोगों की बात करता है, उपभोक्ता किसी को भी चुन सकता है उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उपभोक्ता किसी भी संयोग को विशेष वरीयता नहीं देता है, विशेष प्राथमिकता नहीं देता है। अब इन संयोगों को जब हम वक्र के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो बनेगा उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। अब बात यह है कैसे दर्शाएंगे, तो वक्र बनाने के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ लेना होगा जिसकी मूल बिंदु ये 0 है। यहाँ पर लेंगे हम वाई एक्स को और यहाँ पर दर्शाएंगे वस्तु वाई को, वस्तु वाई, ठीक है। जबकि यहाँ जो बिंदु है इसको बोलते हैं वस्तु एक्स, यहाँ पर लिखेंगे हम वस्तु एक्स को। x की मात्रा देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के हिसाब से लेंगे। ये हो गया 1 समान दूरी पे, 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे y की यूनिट देखिए 4 4 पे डिफरेंस पे ले लेते, सही रहेगा। 4 8 12 16 20 और ये हो गया 24, ठीक है। अब बनाने का तरीका क्या होता है, पहला संयोग बताता है वस्तु x की 1 यूनिट, वस्तु y की 2 यूनिट, x की 1 और वस्तु y की 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 1। पहला संयोग ये बन गया संयोग A। उसी प्रकार से दूसरा वस्तु x की 2 और वस्तु y की 14, ये हो गया 2 और ये हो गया 12 और 16 के बीच में 14, ये हो गया दूसरा संयोग B। फिर तीसरा क्या हो गया 3 और 10, 10 मतलब 12 और 8 के बीच में, और ये हो गया 3, ये हो गया संयोग C। फिर हो गया 8 और 4, ये हो गया वस्तु y का 8 और वस्तु x का 4। अब ये पॉइंट बन गया हमारा, ये बनते बिंदु, संयोग बन गए सारे। अब इन संयोगों को मिलाने वाली जो रेखा होती है कुछ इस तरह से, A से B, B से C, C से D, ये जो रेखा होती है इसी रेखा को हम उदासीनता वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि A की यूनिट कम हो रही है तो दूसरे की यूनिट बढ़ रही है, ठीक है। हमेशा ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक उपभोक्ता किसी भी संयोग को विशेष वरीयता नहीं देता, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि एक ही उपभोक्ता के उपभोग के क्रम को दर्शाने के लिए एक साथ अनेक उदासीनता वक्र बन सकते हैं। तो जब एक ही ग्राफ में एक से अधिक उदासीनता वक्र को हम दर्शाते हैं, ठीक है ना, शो करते हैं, बनाते हैं, और एक ही वक्र में, एक ही ग्राफ में बनेगा, तो उस ग्राफ को हम उदासीनता मानचित्र के नाम से दर्शाते हैं, जो कि उपभोक्ता के अलग अलग रुचियों को प्रकट करता है। और ये मानचित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए ये पहला हो गया, और जो उदासीनता वक्र जितना नीचे बनता है इसका मतलब उपभोक्ता को संतुष्टि भी उतनी ही
कम मिल रही है। उदासीनता वक्र जितना ऊपर चलता चला जाएगा, संतुष्टि का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से एक साथ एक ही ग्राफ में जब कई सारे वक्र को दर्शाया जाता है तो उसे हम उदासीनता मानचित्र के नाम से दर्शाते। ध्यान रखना, ये है उदासीनता मानचित्र, और एक सिंगल जो होता है उसको बोलते हैं उदासीनता वक्र। अंतर ध्यान रखना, अंतर पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये अभी है कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो उदासीनता वक्र की विशेषताओं को उदासीनता वक्र की प्रकृति भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले विशेषता है उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जब भी उदासीनता वक्र को बनाएंगे ये कुछ ऊपर से नीचे इस तरह से गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी। दोनों वस्तुओं के उपभोग में हमें विपरीत संबंध नजर आता है। जहाँ पर विपरीत संबंध नजर आता है तो वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। दूसरा पॉइंट है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होगी। नतोदर का मतलब होता है ये है मूल बिंदु और ये है वक्र, तो ये किसी भी अक्ष को, ना ही y अक्ष को ना ही x अक्ष को छुएगा नहीं, क्योंकि दोनों वस्तुओं में किसी वस्तु का उपभोग हम जीरो नहीं कर सकते। जब जीरो नहीं होगा तो ये किसी भी अक्ष को नहीं छुएगा। ऐसे में ये मूल बिंदु की ओर झुका हुआ नहीं आएगा, इसके विपरीत उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आएगा। इसको बोलते हैं उन्नतोदर होना, यानी कि उन्नत होना, यानी कि बाहर की ओर निकलता हुआ जाना। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक ही उपभोक्ता के अगर एक ही ग्राफ में कई सारे उपभोक्ता उदासीनता वक्र दर्शाएंगे तो कोई भी वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। ध्यान में रखना इस चीज़ को। और सबसे इंपॉर्टेंट है उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। जो उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनेगा उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर उतना ही ज़्यादा बताएगा, उतना ही ऊपर बताएगा। ठीक है, ये उदासीनता वक्र की विशेषताएं होगी। अब हमें ये पता चल गया कि एक वस्तु की वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु में कमी करनी पड़ती है। तो एक में वृद्धि के लिए दूसरी वस्तु में जो भी कमी करनी पड़ेगी, आप मार्केट में 100 रुपये लेके चले गए और 100 रुपये लेके आपको दो सामान खरीदना है, आलू और प्याज, और दोनों ही खरीदना है। अब बात है आलू ज़्यादा खरीदोगे तो प्याज कम करना पड़ेगा, और प्याज ज़्यादा खरीदोगे तो आलू कम करना पड़ेगा। दोनों को बराबर खरीद सकते हो लेकिन एक ही स्तर पर, कि दोनों को 50-50 रुपए का खरीद लो, लेकिन उसके अलावा एक में कम और एक में ज़्यादा ही होगा। अगर आपको आलू ज़्यादा खरीदना है तो प्याज कम करना ही पड़ेगा, और प्याज ज़्यादा खरीदना है तो आलू को कम करना पड़ेगा। ऐसे में वह दर जिस दर पर यह बताया जाता है कि एक वस्तु में वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, इस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है कि एक वस्तु को बढ़ाना है तो वैसे दूसरा वस्तु को थोड़ा कम कर लो, तो उसको ही हम सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। मान लीजिए दो वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, एक बार में x और दूसरी वस्तु है y। तो x के लिए y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा होगी जो x की एक मात्रा बढ़ाने के लिए y में कमी करनी पड़ेगी, तो उसे ही हम सीमांत प्रतिस्थापन दर। देखिए यहाँ पर दो वस्तु है, सेब वस्तु x को दर्शा रहा है, संतरा वस्तु y को दर्शा रहा है। सेब महंगा होता है, संतरा सस्ता होता है। अगर सेब की 1 यूनिट बढ़ानी है तो हमें संतरा की 6 यूनिट कम करनी पड़ेगी, फिर 2 से 3 करनी है, फिर 14 से इसको घटनस करके कितना पड़ना, 10, यानी कि -4 हो। इस प्रकार से तो एक वस्तु सेब की प्रतिस्थापन दर कितनी होगी कि 1 यूनिट के बढ़ाने के लिए वस्तु बॉय की 6 यूनिट कम करनी पड़ेगी। तो 6 और 1 का जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, एनर्जी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्टकट में एमआरएस के नाम से जानते हैं। तो एमआरएस बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला दे रखा होता है, वस्तु y की मात्रा में कमी करते हैं, यानी कि वस्तु y की मात्रा में कमी करेंगे और वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करेंगे, और दोनों के बीच के जो भी अंतर आएगा, जो भी रेशियो बनेगा, उसी रेशियो को हम जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। ये मान लीजिए ये बन गया वक्र, ये हो गया वस्तु y, ये हो गया वस्तु x। अब यहाँ पर देखिए संयोगों को दर्शा रहा हूँ मैं। संयोगों में क्या पता चला आपको, संयोग ये पता चला कि यहाँ पर वस्तु x की मात्रा में कमी कर रहे हैं, वस्तु y की मात्रा में कमी कर रहे हैं, वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। इसी प्रकार से यही क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक।
ठीक है ना। तो इसी क्रम को जो अनुपातिक रूप में प्रदर्शित करेंगे, इसी अनुपात को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। और ये प्रतिस्थापन दर ये बताता है कि एक की मात्रा को बढ़ाओगे तो दूसरे की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, इसलिए इसको घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जाना जाता है। अब एक तीसरा मतलब होता है एकदिष्ट अधिमान। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। दो वस्तुओं के उपभोग x और y का कर रहे हैं, जहां पर x को बढ़ा रहे हैं तो y को घटा रहे हैं। इससे ये नजर आया कि जबकि x की 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो वस्तु y की 6 यूनिट कम करनी पड़ेगी। तो एक के लिए हम 6 यूनिट को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्यों? इसलिए क्योंकि वस्तु x की 1 यूनिट से उपयोगिता वस्तु y की 6 यूनिट से ज़्यादा मिलती है। तो अगर एक वस्तु की में ज़्यादा उपयोगिता में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता हमेशा उसी वस्तु को ज़्यादा महत्व देगा, उसी को ज़्यादा वरीयता देगा। जैसे आलू और प्याज करने की बात करते हैं, आलू हर एक सब्जी में पड़ जाती है। आलू की जगह अगर मतलब प्याज ना भी हो तो आलू का उबाल के आलू की सब्जी बना के खाली आलू खा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आलू की वरीयता ज़्यादा होती है प्याज की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं एकदिष्ट अधिमान। इसका मतलब ये हुआ कि एक विवेकशील उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा को हमेशा वरीयता देता है, क्योंकि यह उसे अधिक संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रदान करता है। अगर किसी वस्तु से प्रयोग को उसकी मात्रा बढ़ाने से उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता है तो उसको एकदिष्ट अधिमान के नाम से जाना जाता है। और वो हमेशा अपनी उपयोगिता के अनुसार वस्तु की उपभोग की मात्रा को बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, ये रहा आपका तटस्थता वक्र का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको डाउट होता है किसी भी तरह का, अपने डाउट को पूछिएगा, बताइएगा किस तरह से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लगातार मुझसे जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब कर लो द इकोनॉमिक्स गुरु को। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।